अगर मैं यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन की बात करूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, राइट। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रंडॉन है ना, हमारा संविधान क्या है, कोई भी लॉ बनेगा तो वो संविधान की आत्मा के विरुद्ध नहीं जा सकता, है ना। दैट इज आवर सेट ग्रंडॉन। उसके परव्यू से आप बाहर जाके कानून नहीं बना सकते, राइट। अब सवाल ये आता है कि सर ये एक्ट और थोड़ा सा रेगुलेशन को डिस्टिंग्विश करिए, है ना। तो अगर मैं एक्ट और रेगुलेशन को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूं, अगर मैं कहूं कि अधिनियम और एक तरफ है आपका विनियम, तो अधिनियम इज द जीनस। जीनस का मतलब समझते हैं, जाति, और विनियम उसका स्पीसीज है, यानी कि प्रजाति या उपजाति। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। कि जैसे संविधान हमारा ग्रंडॉन है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध जाके कोई सरकार कानून नहीं बना सकती। इन द सिमिलर फैशन ये जो अधिनियम है, इसी के भावनाओं के अनुरूप ये पावर देता है कि आप रेगुलेशन का निर्माण करें, एंड दैट कैन बी गैदर्ड। वो आप पा सकते हो अगर इसके ऑब्जेक्टिव को देखो, उसके उद्देशिका को देखो। सो कम विथ मी, आप एक बार इसके उद्देशिका को देखो, क्या कहता है ये, ध्यान से पढ़ेंगे। पुलिस के विनियम के लिए, पुलिस के विनियम के लिए, रेगुलेट करने के लिए अधिनियम है ये। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द पुलिस फोर्स इन ए स्टेट, एक राज्य में उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए यह अधिनियम का निर्माण हुआ है। यहां तक मेरे साथ चलिए आगे। उद्देशिका पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इट विल क्लैरिफाई मोर देन दैट। यतः पुलिस को पुनर्गठित करना, पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए, टू रेमेडी एंड टू डिटेक्ट, पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है, आवश्यक है, एक्सपीडियंट है। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, टू डिटेक्ट एंड रेमेडी द क्राइम, जो क्राइम हुआ उसको रेमिफाई करना, ठीक है। होप ऑनलाइन वालों को अब सही से दिख रहा है। माधुरी, होप इट इज प्रॉपरली विजिबल नाउ। जल्दी से यस के लिए वाई टाइप करिए। ये क्रैश है भाई, जहाज की तरह चलना है इसमें, सोच के देखो, स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। आज किसी भी तरह पुलिस एक्ट 2 घंटे में खत्म करना है। देन वी हैव द लार्ज मैराथन दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। हाँ, कितना सारा पैराग्राफ है उसमें, सोच के देखो। सो कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रंडॉन है कि भाई उसकी भावनाओं के विरुद्ध कोई भी सरकार जाके कानून नहीं बना सकती, और उसके तहत आपने एक अधिनियम का निर्माण किया, एंड दैट इज पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट का निर्माण किया।
अच्छा, एक चीज यही आप लोग को बड़ा बेसिक चीज है और वो बहुत कम लोग जानते हैं, वो जान लीजिए। आपने कभी रीजनल रूरल बैंक एक्ट का नाम सुना है? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का जो अधिनियम है, कभी नाम सुना है? गलती से भी नहीं सुना है, कोई बात नहीं। तो अधिनियम और उससे निकलता है रेगुलेशन, उससे निकलता है रेगुलेशन। अब जितने ग्रामीण बैंक हैं, जैसे आप आपके क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक होंगे, है ना, तो ग्रामीण बैंक का जो जितना भी सर्विस रेगुलेशन बनेगा उस आरआरबी एक्ट के तहत बनेगा। उसी तरह सिमिलर फैशन पुलिस एक्ट के तहत आपका यूपी पुलिस सर्विस रेगुलेशन भी बना हुआ है। तो आपका ये जीनस है और ये स्पीसीज है, ये जाति है, ये उपजाति है। यहां तक मेरे साथ सारे लोग? कुछ लोग लेट आए इसलिए मैंने इसको दोबारा दोहराया है, ठीक है, बाकी लोग को बता दिया। ऑनलाइन में सारे लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? यस के लिए वाई टाइप करना है, अगर डाउट है तो डी टाइप करिए जल्दी से। चलिए, एवरीबॉडी विथ मी। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देशिका के तरफ हम लोग मूव करते हैं। उद्देशिका के मैंने बारे में बात की थोड़ा सा कि भाई पुलिस के विनियम के लिए अधिनियम है, ये कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, राइट। और ये कहता है कि पुलिस को पुनर्गठित करना, रीस्ट्रक्चराइज करना, उनको अपराधों के निवारण के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए ये रूल, ये रेगुलेशन दिया गया है उसे, और उसको दक्ष उपकरण बनाना। भाई पुलिस फोर्स हमारा दक्ष होना चाहिए ना, कमजोर होना चाहिए क्या? कंपिटेंट होना चाहिए, राइट। समीचीन है, एक्सपीडियंट है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। इनएक्टेड एज बिलो, इनएक्टेड एज बिलो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, निर्वचन खंड सेक्शन 1 से ही इंटरप्रिटेशन क्लॉज स्टार्ट हो जाता है, जहां की इंटरप्रेट किया गया है द वेरी डिफरेंट वर्ड्स, भिन्न भिन्न शब्दों को यहां पे निर्वचन किया गया है, ठीक है। पहला शब्द जो आपके समक्ष आता है वो है जब तक कि कोई बात, एक गाइडलाइन दे दिया कि कुछ अदरवाइज ना हो तब तक, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध ना हो। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है, यानी कि यहां दिया गया है। यहां जो अर्थ हमने बता दिया, until and unless something is contrary to that, आप उसका अर्थ वही लगाओगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जिले का मैजिस्ट्रेट, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जिले का मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। अच्छा, जिले में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कार्यपालिका प्रशासन के लिए? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? डीएम है, उसी पे तो सारा भार है। कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, ही आल्सो पोजेस, उसके पास मैजिस्ट्रेट शक्ति को एक्सरसाइज करने का पावर है। चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, किसी भी पोस्ट पे ही कैन बी, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, अब आते हैं मैजिस्ट्रेट। अब भाई कुछ नीचे भी तो मैजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, है, एसडीएम, समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ होते हैं पोस्ट। मैजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट शब्द या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले का के सब व्यक्ति आते हैं। एवरी पर्सन, वो सारे के सारे आते हैं। जो अगला है वो है आपका पुलिस, जिसके लिए हम लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं। पुलिस कौन है? पुलिस, है ना। तो पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं, एवरी पर्सन,
जो इस अधिनियम के अधीन क्या किए गए हैं भैया, भर्ती हुए। हॉस्पिटल में नहीं, फोर्स में। ठीक है, हॉस्पिटल मत समझ लीजिएगा, फोर्स में, राइट। अधीन भर्ती किए गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया, फिर से उद्देशिका पे वापस ले चलो। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैंने वहां केस लॉ रेफर किया है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये जजमेंट क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का? दैट वाज चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबाइटर डिक्टा, समझते हैं रेशियो डिसेंडाई एंड ओबाइटर डिक्टा? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? एनीबॉडी? देखिए, जो मूल क्रक्स होता है जजमेंट का, व्हाट इज लेट डाउन इज द रेशियो डिसेंडाई। ठीक है, ओबाइटर डिक्टा क्या है कि जो अदरवाइज बातें करने में हमने कुछ 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 कह दिया, कुछ 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 ऑब्जर्व कर दिया, दैट इज ओबाइटर डिक्टा। अब समझ गए? अब समझ गए रेशियो डिसेंडाई एंड ओबाइटर डिक्टा, राइट? सो दिस इज जस्ट एन ओबाइटर डिक्टा, नॉट द रेशियो डिसेंडाई। ये रेशियो डिसेंडाई नहीं है, माने इट वॉज नॉट लेट डाउन। बात के क्रम में बहुत सारी बातें होती है, जजमेंट में की जाती है, एंड दैट इज ओबाइटर डिक्टा। तो चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, ऑब्जेक्टिव पे टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया? कि संयोगवश पुलिस अधिनियम 1861 जो पुलिस के नियंत्रण हेतु है, रेगुलेट करने के लिए है, ने अपने प्रभाव को कायम रखा है। ये कब का एक्ट है? 1861 का, यानी हमारे आजादी के पूर्व का। हमारे आजादी के, यानी किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया हमें ना। अच्छा, जब भारत हमारा आजाद हुआ, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हम लोग 395 आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ऐसे ऐसे जो इररिलेवेंट लगे, इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट, वो सबको क्या किया हमने? रिपील कर दिया, निरसित कर दिया ना, 395 का इस्तेमाल करके, है ना। लेकिन 372(1) ने इसको क्या रखा? कायम रखा। क्या रखा? कायम रखा। सो कायम रखा, संविधान पूर्व अधिनियम होने के उपरांत भी 372(1) के प्रभाव से। यहां तक मेरे साथ चलते हैं। 372(1) पे थोड़ा घूम आते हैं, है ना, टहलाते रहूंगा मैं आप लोगों को, डू नॉट वरी, ठीक है। 372(1) क्या कहता है? कि अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट, अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितों, इनैक्टमेंट्स की बात कर रहा है, जो 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 इनैक्ट हुआ, राइट, का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधि, जितने जितने प्रवृत्त थे, जितने जितने लागू थे, राइट, वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। चेंज हो सकता है। कब हो सकता है? जब विधानमंडल एफर्ट लगाए, कोई ऐसा प्राधिकारी एफर्ट लगाए, चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज नहीं किया गया। और इसीलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 372(1) के प्रभाव से, 372(1) के प्रभाव से आज भी इसका प्रभाव क्या है? कायम है। इट इज इन एग्जिस्टेंट टिल डेट।
हाँ, टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। यहां तक मेरे साथ पक्का? थोड़ा जोश दिखाइए, हम इतना गरज रहे हैं, कुछ तो गरजिए आप लोग भी, है ना। चलिए अब आते हैं निर्वचन खंड को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। पुलिस को हमने समझा कि भाई पुलिस क्या है, तो जितने भर्ती हो जाएंगे सब पुलिस हो जाएंगे, है ना। हॉस्पिटल में नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण पुलिस जिला, साधारण पुलिस जिला क्या होता है? में कोई प्रेसिडेंसी राज्य स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य स्थान का कोई भाग, एनी पार्ट, एनी पार्ट, कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। इट कैन बी एनी पार्ट, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ एनी प्रेसिडेंसी, राज्य, स्टेट। जिला क्या है? अगर बेसिक सेंस में बात करें तो जिला क्या है? एक राज्य का एक हिस्सा है। एक राज्य का क्या है? हिस्सा है। तो वहां उसे लागू करने का आदेश दिया गया है, दैट्स। उसके बाद जिला अधीक्षक, जिला अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, और जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक। शब्दों के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक भी आ जाएगा, बीट असिस्टेंट, बीट एडिशनल, राइट। अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों, एवरी एक्ट, सब कर्तव्यों उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या स्पेशल ऑर्डर, विशेष आदेश की बात कर रहा है, स्पेशल ऑर्डर द्वारा नियुक्त किया गया है। बीट बाय जनरल ऑर्डर, बीट बाय स्पेशल ऑर्डर, अगर आप नियुक्त कर दिए गए हैं देन आप क्या हैं? तो आप जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक हैं। यहां तक मेरे साथ पक्का? कोई कुछ कह रहा है? एनीबॉडी कुछ कहना है? चल, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? वाई टाइप करना है जल्दी से, केवल यस के लिए वाई। भाई इतना समय क्यों लगाना? जहाज बनो, जहाज, ठीक है। हाँ, सीख गए सब, वेरी गुड, फटाफट वाई आ रहा है, दैट्स गुड। संपत्ति, प्रॉपर्टी, सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा खेल किसका है? प्रॉपर्टी का है भाई। सब लगे हुए हैं प्रॉपर्टी बनाने में। क्या बनाने में लगे हुए हैं? प्रॉपर्टी। सब चाहते हैं हम ही अंबानी हो, अगले अंबानी हम ही हो। अच्छा, आप लोग भी एग्जाम देने वाले हो, किस एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप भी चाहते हो कि जल्दी से एपीओ बन जाए, काला कोट वोट थोड़ा सरकारी वाला डाल के, और उसके बाद संपत्ति बनाई जाए। है, ईमानदारी से बनाना भाई, अन्यथा मतलब नहीं लेंगे, ठीक है। ईमानदारी से ही काम करना है। ओके, तो संपत्ति शब्द के अंतर्गत जंगम संपत्ति, स्थावर की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, धन या मूल्यवान प्रतिभूति, सिक्योरिटीज की बात कर रहा है जो कि मूल्यवान है, ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है संपत्ति का, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि इनको 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 समाहित कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहा है। भैया अदर जो प्रॉपर्टी है, क्या इसका कहने का मतलब है कि इमूवेबल नहीं है? इमूवेबल तो है ही। इंक्लूड्स जंगम संपत्ति, धन, मनी एंड मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है। अब आते हैं व्यक्ति के कॉन्सेप्ट को, थोड़ा यहां समझेंगे। व्यक्ति के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा लार्ज परव्यू में समझाने की कोशिश करूंगा। दो इट इज ए क्रैश कोर्स, मैं थोड़ा सा व्यक्ति पे कुछ आज मेरा मन है ज्यादा बात करने का। व्यक्ति,
अच्छा, व्यक्ति कितने तरह का हो सकता है लॉ के हिसाब से? कौन कौन? आ? नर एंड नारी। व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर? वेरी गुड, वेरी गुड। भैया, अगर हम व्यक्ति की बात करें, नर नारायण और नारी तक मत सीमित करिए। दायरा बढ़ चुका है। और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नालसा में ट्रांसजेंडर को भी व्यक्ति बना दिया है भाई। सोच के देखिए। अब आप नहीं कह सकते कि यू आर नॉट। तो व्यक्ति, व्यक्ति को अगर मैं बाइफरकेट करने चलूं तो नेचुरल पर्सन एंड जूरिस्टिक पर्सन। One is the natural person and the other one is juristic person. विधिक व्यक्ति और प्राकृतिक व्यक्ति। नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति, और विधिक पर्सन, जूरिस्टिक पर्सन का मतलब जिसे विधि मान्यता देता है। विधि मान्यता देता है। ही इज ए जूरिस्टिक पर्सन। रिलायंस क्या है? विधिक व्यक्ति है। क्या रिलायंस के खिलाफ केस लाया जा सकता है? डेफिनेटली। हाँ, हत्या का नहीं लाया जा सकता, लेकिन फ्रॉड का तो लाया जा सकता है ना। फ्रॉड का कि हमारे साथ इसने फ्रॉड कर दिया इस कंपनी ने, वी कैन ब्रिंग द सूट। हाँ, वी कैन फाइल केस। ठीक है। तो प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो इसको फर्दर आप 3 हेड्स में बांट सकते हैं। वन इज मेल, दूसरा है फीमेल, और तीसरा है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में क्या क्या आता है? LGBTQ कभी सुना है? लेस्बियन, गे, बाइपोलर और TQ, क्वर्क। ट्रांसजेंडर एंड क्वर्क। सो LGBTQ यही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नालसा का केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर्ड जेंडर इज आल्सो इंक्लूडेड। थर्ड जेंडर इज आल्सो इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति के दायरे में थर्ड जेंडर भी आता है। यहां तक मेरे साथ ऑनलाइन में भी चलो, धीरे ही आ रहा है लेकिन आ रहा है आंसर। गुड गुड, सीख रहे हैं सर। हाँ, चलो। तो उसके बाद आते हैं विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिलो। ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं विधिक व्यक्ति में रखूंगा तो दैट इज कॉल्ड कंपनी। कंपनी फिर होगा आपका भागीदारी फर्म। और एक नया कॉन्सेप्ट आजकल चला हुआ है, दैट इज कॉल्ड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और मैं अगर नाम लूं तो आप लिख सकते हो सोसाइटी, ट्रस्ट और वक्फ एंड पब्लिक गुड के लिए बनी हुई संस्थाएं। ठीक है। तो नोट करना चाहो तो स्क्रिबल करते रहो भाई, स्क्रिबल करते रहो। ये सारा चीज यहां नहीं रहने वाला। हमारे ब्रेन का क्या क्वालिटी है? भूलना। क्वालिटी क्या है? भूलना। तो बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? याद रखने के लिए। स्क्रिबल, साथ साथ हाथ चलते रहना चाहिए ना। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और लिख लीजिए सोसाइटी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं काम चलाने के लिए, आप लोग ठीक से लिखिएगा। सोसाइटी, ट्रस्ट और वक्फ
ट्रस्ट और वक्फ, और लास्ट में लिख लीजिए अदर्स। अदर्स में ऐसा कोई ऑफिस विच इज फॉर, ठीक है, उसको भी मान्यता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो व्यक्ति शब्द को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मास का अर्थ तो सब समझते हैं, महीना, राइट, महीना, ठीक है, महीना तक ही सीमित रहिएगा। मास शब्द का कैलेंडर मास से अभिप्रेत है, ठीक है। उसके बाद ढोर। अब ये ढोर क्या है? तो ढोर शब्द के अंतर्गत, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जितने सिंग वाले जानवर हैं जो पाले जाते हैं, उसके अलावा हाथी, ऊंट, घोड़ा एंड सो, ठीक है, उस सबों का नाम मैं नहीं लूंगा। हाँ, कहीं आप लोग आपस में ना कहने लगे कि सो ये सब कहना मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाए कि वे निर्देश उस बल के उपाधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। अब कुछ ऑर्डर पास हुआ, सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन और ऑर्डर, ठीक है, तो वो उपाधीक्षक के नीचे के लिए, बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, राइट, उसके नीचे के लिए माना जाएगा, ठीक है। आगे बल का गठन, ये वाला, चलिए, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश, पुलिस बल के अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश, एनी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो वो डायरेक्शन किसके सेंस में लिया जाएगा, किसके लिए माना जाएगा? तो यह अर्थ लगाया जाए कि वे निर्देश उस बल के उपाधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। यानी एसपी साहब ने कुछ अगर ऑर्डर दिया, वो निर्देश किसके लिए है? बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी एंड ऑल, इंस्पेक्टर पे लागू हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे साथ पक्का, कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन में जल्दी जल्दी स्पीड अप करो भाई, 47 सेक्शंस तक जाना है हमें, अभी 2 पे ही अटके हुए हैं, 1 बजने वाला है। बल का गठन, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना, एक पुलिस बल, 1 यूनिट, एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा। रीति शब्द समझते हैं ना, प्रॉपर वे, एक वे जो बना हुआ है, एक जो सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत भर्ती किया जाएगा, राइट। और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर आदेश करे। बढ़िया बात है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करे वैसे भर्ती हो, इसमें क्या गलती है? इसमें कोई कमी दिखाई देती है क्या आप लोगों को? भाई स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ, रूल कर ही रहे हैं राज्य को, तो उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छी बात कर रहा है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वो होगी जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। नियुक्ति वो कर रहा है तो पेमेंट भी तो वही ना तय करेगा क्या? कि पेमेंट केंद्र सरकार तय करेगी? राज्य सरकार करेगी। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना, सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षण का मतलब क्या? सुपरिंटेंडेंस, ही कैन सुपरली इंटेंड यू, सुपरली गाइड यू, आप पे नजर तो बढ़िया चौकस वो रख सकता है, सुपरिंटेंडेंस
रख सकता है। सो राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होगा। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो। अगर जिला यूपी में आता है, अगर जिला यूपी में पड़ता है तो उसका कंट्रोल अधीक्षण किसके जिम्मे है? यूपी सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार के जिम्मे है। ठीक है, निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अतिशिष्ट नियंत्रित करने के लिए सशक्त न किया जाए। अब पुलिस इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस का और आप लगे उसको सीबीआई के सब इंस्पेक्टर से अधिशिष्ट करवाने। क्या करवाने? अतिशिष्ट कराने लगे। ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, इंस्पेक्टर को क्या लगेगा, मुझसे जूनियर रैंक का है और ये हमको ईगो हर्ट करेगा उसका, तो अतिशिष्ट ना करवाइए तो ज्यादा बेहतर है ना? ठीक है, हाँ, अतिशिष्ट या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाए। मेरे साथ यहां तक पक्का? पुलिस महानिरीक्षक, आईजी साहब आ गए। पुलिस महानिरीक्षक, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा। आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट। और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, आईजी के साथ सहायक महानिरीक्षक को भी जोड़ दिया यहां पे, में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। अब एक आईजी साहब बैठे हुए हैं और उसी के बगल में एक सहायक आईजी साहब बैठे हुए हैं। राज्य सरकार चाहती है कि वो वाला जो पावर है ना इनका, ये वाला महानिरीक्षक वाला पावर हम सहायक में रखेंगे। क्या रख सकता है? नहीं? पक्का? सोच के बताना, फिर से लाइन पढ़ो। पॉइंट, तो जनरली इट विल बी विथ आईजी इन एब्सेंस। डेकोरम को मेंटेन रखता है लोग, ठीक है। अब राज्य सरकार पागल नहीं हो जाएगी कि जूनियर को, ठीक है। सो जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित। ये देखिए, ये कॉमन ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, दैट इज ए कॉमन ट्रेंड। लेकिन अगर राज्य सरकार चाह जाए कि नहीं हम सहायक में ही रखेंगे, तो लॉ तो कहता है कि जिसे ठीक समझे कंट्रोल दे सकता है भाई। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है कि एक सुपर आदमी बैठा हुआ तो जूनियर को मत उसके ऊपर सुपरसीड कराओ। ठीक है, यहां तक मेरे साथ कोई दिक्कत किसी को? सब समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? चल, स्पीड अभी भी कम है हम लोगों का। जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारियों में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, मजिस्ट्रेट में जो जिले का मजिस्ट्रेट है, सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित करेगा, वेस्ट करेगा, पावर उसमें वेस्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है? ऑनलाइन में सब लोग मेरे साथ जल्दी से। नहीं, आप उधर मत देखिए, आपका काम इधर देखने का है ना, यही गड़बड़ होता है। जिसको जो काम दिया जाए वही करे। लाइटर नोट्स पे लीजिए, सीरियस मत हुई, थोड़ा मैं वैसा हूं ही, डू नॉट माइंड, ठीक है।
वकील क्या जो बकबक ना करे, बड़बड़ाते रहना चाहिए, मेरा मानना है। एक बढ़िया वकील वही है जो बड़बड़ खूब करे, है ना। गंभीर रहेगा तो क्या दलील देगा कोर्ट में भैया, है, सोच के देखो। और बड़बड़ करने वाला रहेगा तो जज भी कहेगा अरे यार कान पका दिया, हटाओ इसको, जाओ यार बेल लो और जाओ तुम यहां से, दिमाग खराब कर दिए, है ना। सो महानिरीक्षक की शक्तियां, शक्तियों का प्रयोग, उसकी शक्तियां आईजी के पावर की बात कर रहा है और पावर के एप्लीकेशन की बात कर रहा है, पावर के एप्लीकेशन की बात कर रहा है। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र, एवरीवेयर, सर्वत्र मतलब एवरीवेयर, पुलिस महानिरीक्षक को मैजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। यानी कि जो डीएम साहब में पावर लेके बैठे हुए हैं एक पूरे जिले में, आईजी के पास भी वो सारे पावर्स वेस्टेड रहेंगे पुलिस के लिहाज से, राइट। उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। अब जो पावर उनको दिया गया है, अधिरोपित किया गया है, उसी के अधीन वो करेंगे। पावर तो है, डीएम साहब वाला पावर है पुलिस के लिहाज से सारा, लेकिन मर्यादा भी तो कुछ चीज होती है। अब अमर्यादित मत हो जाइए, सीनियरिटी आपका क्लैश न करने लगे कि तू तो डीएम है मैं आईजी ठहरा, ये सारी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है। सो समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन, एक प्रॉपर जो डेकोरम बना हुआ है उसके लिहाज से, ठीक है भाई। मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं, आई कैन डू नॉट डू एनीथिंग, राइट। पुलिस अधिकारियों का मजिस्ट्रेट की शक्तियां, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और अनुसूची 1 ख द्वारा निर्शित, रिपील्ड है ये क्या हो चुका है, रिपील हो चुका है। कौन कौन रिपील हुआ कुछ बता पाएंगे, कौन कौन सेक्शन रिपील है पुलिस एक्ट का? वाह क्या बात है, एकदम सही, वेरी गुड। 6, 11, 38, 39, 40, 41, तो 6 क्या है हमारा, रिपील्ड है। तो रिपील्ड पे ज्यादा डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सात, अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि। अब यहां भी एक तगड़ा लिंकेज खड़ा है, लिंकेज विथ आर्टिकल नंबर 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, पुलिस जो होती है ना, दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक उन्हें माना जाता है, राइट। और चूंकि वो सिविल सर्वेंट हैं तो 311 प्ले में आ जाएगा, नेचुरली आ जाएगा, 311 प्ले में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, शुरू में ही मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, जल्दी से क्या है, ग्रैंड नॉन है, सुप्रीम ऑफ एवरी लॉ। आपका एक्ट कुछ भी कहता रहे, आपका रेगुलेशन, सर्विस रेगुलेशन कुछ भी बके, कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर ए सिविल सर्वेंट, 311 सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि अनुच्छेद 311 क्या बक रहा है, क्या कहता है सिविल सर्वेंट के पदच्युति और नियुक्ति के बारे में। तो बेसिकली वहां पे एक बात बड़ी साफ साफ निकल के आई है कि भाई वही आदमी सर्विस से पदच्युत करेगा जिसने अपॉइंट किया है, जिसने क्या किया है, अपॉइंट किया है। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी आईजी है, सोच के देखो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आईजी साहब ने अपॉइंट किया था और रिमूव कर दिया या डिसमिस कर दिया डीआईजी साहब ने। मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 311 के अनुसार वो साफ कहता है
कि या तो दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सिमिलर रैंक, सिमिलर रैंक का व्यक्ति ही क्या करेगा, डिसमिस कर सकता है। उससे बिलो रैंक का आदमी डिसमिस नहीं कर सकता, राइट। सो संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं। रेगुलेशन किस अधिनियम के अधीन बना है, पुलिस एक्ट के अधीन बना। मैंने शुरू में कहा ना कि पुलिस एक्ट इज द जीनस एंड ये क्या है, रेगुलेशन क्या है, स्पीसीज है। ये जाति है, वो उपजाति है, प्रजाति। यहां तक मेरे साथ? आप लोग स्माइल बड़ा कर रहे हैं। समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, अच्छा हंसते रहना चाहिए, थोड़ी एनर्जी बढ़ती है उससे। पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक गण, सहायक महानिरीक्षक गण और जिला अधीक्षक गण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत, पदच्युत समझ गए, डिसमिस, पदच्युत का मतलब डिसमिस फ्रॉम सर्विस, निलंबित इज सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया, और अवनत का मतलब रेड्यूस इन रैंक, रेड्यूस इन रैंक। प्रमोट किया था इंस्पेक्टर में, डिमोट कर दिया सब इंस्पेक्टर में, क्या हो गया, रिडक्शन इन रैंक, राइट। जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल, काम ही नहीं कर रहा है, शिथिल है, बैठा रहता है, ठीक है, उपेक्षावान पाए, जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाए, इनकम्पिटेंट है, एसआई और चढ़ा के सोया रह रहा है। सोच के देखो, कंट्रोल मिला हुआ है क्राइम करने को और वो खुद एक क्राइम कर रहा है ना, तो उसे वो क्या कर पाएंगे, 311 के अनुरूप बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां एक 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 इंपॉर्टेंट मसला है। ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षा पूर्ण रीति से, माने उपेक्षा कर रहा है, ड्यूटी का ठीक से वो पालन नहीं कर रहा है, उपेक्षा पूर्ण रीति से निर्वहन करता है, जो स्वकार्येण, बाय ओन एक्ट, स्वकार्येण का मतलब स्वयं का जो कार्य है, बाय ओन एक्ट, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है। अब खुद ही कुछ ऐसा एक्ट करता है जो उसके ड्यूटी को करने में अपने आप ही इनकम्पिटेंट बना देती है। कैसे? एसआई साहब हैं, और आजकल आप कभी देखे भी होंगे आप लोग टीवी पे, दारू पी के डांस कर रहे हैं पुलिस ऑफिस में, है ना? तो अयोग्य कर लिया कि नहीं अपने को? सोच के देखो। तो आप लोग भी कहोगे कि सर डांस मत करने लगे, है ना? अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को क्या कर लेता है, अयोग्य कर लेता है। तो निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। पहला दंड 1 मास के वेतन से अनधिक, अनधिक का मतलब 1 मास के वेतन से ज्यादा नहीं, राइट, किसी राशि का जुर्माना, 1 माह का वेतन तक उससे जुर्माना के रूप में लिया जा सकता है। दंड रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, लगाओ ड्यूटीज की, 24 घंटे की ड्यूटी लगाओ, है ना? अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, सारा फील्ड एकदम साफ हो जाना चाहिए, घास एक दिन नहीं दिखना चाहिए, है ना? अतिश्रम, अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक काल अवधि के लिए क्वार्टर परिरोध, क्वार्टर में ही परिरोध कर दिया, उसको कन्फाइन कर दिया, बाहर नहीं निकलोगे, इसी रूम में बंद रहो, क्वार्टर परिरोध। क्वार्टर का सेंस हेड क्वार्टर है। रूम में बंद करना नहीं है भैया, रूम में मत बंद करो, पनिश मत करो, अब ऐसा भी मत करो कि बेचारा सफोकेट होकर मर जाए, है ना? क्वार्टर रिप्रेजेंट्स हेड क्वार्टर, कि माने उस हेड क्वार्टर से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है?
सदाचरण वेतन से वंचित करना। अब सदाचरण वेतन, उसको मान लो कुछ अच्छा काम करने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा उसको मिला, अब उसी को उस पे क्या कर दिया, वंचित कर दिया। विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना। अब कुछ उसको विशिष्ट उपलब्धि कुछ मिली थी, मान लो कोई मेडल मिल गया, उससे विड्रॉ कर लेना, छीन लेना, पदक को छीन लेना। नाउ कम्स सेक्शन नंबर 8। अच्छा, यहां तक मेरे साथ किसी को कोई डाउट? पक्का पक्का ऑनलाइन में सबको क्लियर है? जल्दी से। हाँ, लाइन हाजिर भी होता है, लाइन में हाजिर कर दिया जाता है। हाँ, एक ही बात है। हाँ, आप पता है अमेंडमेंट भी डील किया जाएगा, डू नॉट वरी। अभी थोड़ा इस लय को पूरा कर ले, वी विल कम ऑन अमेंडमेंट, डू नॉट वरी। अमेंडमेंट को मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा, ठीक है। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। अब नियुक्ति के साथ क्या मिलता है? प्रमाण पत्र मिलता है कि भाई आप फला पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। क्या मिल जाता है? फला पुलिस अधिकारी हैं। धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्त पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित, मुद्रांकित इस अधिनियम के उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। द वेस्टेड, दैट ऑल द थिंग्स विल बी वेस्टेड। क्या क्या? शक्तियां, ऑल द एक्ट्स और विशेषाधिकार जो पुलिस को प्राप्त होता है वो सारे उसमें क्या हो जाएंगे? वेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, निहित हो जाएंगे। प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। अब तुम पुलिस तो रहे नहीं, तो प्रमाण पत्र क्यों रखोगे? सरेंडर करो, अभ्यर्पण करो। सोच के देखो, अगर आप पुलिस नहीं रहे और प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो भाई सरेंडर कर दो, ठीक है, अभ्यर्पण कर दो। जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, नहीं रहता है, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यपित किया जाएगा। यहां तक मेरे साथ? चाय भी ठंडा हो गया। यहां तक मेरे साथ? ऑनलाइन में भी? चलो, पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण, पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण स्पेसिफिकली चुना है इस बात को। एक स्थिति आती है सर्विस पीरियड में जब कभी कभी आदमी क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। अब उस स्थिति में क्या स्थिति रहने वाली है भाई? पुलिस में है या पुलिस से बाहर है? डायलेमा वाली स्थिति है कि वेदर आई एम ए पुलिस और नॉट, आई माई सेल्फ इज इन डाउट, हूं भी या नहीं भी। गंगा जल कितने लोग देखे हैं? एक डायलॉग है उसमें, क्या है? कहता है कि हैं कि नहीं है पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं है पता ही नहीं चल रहा है, सर्विस में है कि नहीं है। एकदम क्या बना दिया है? त्रिशंकु बना दिया है कि क्या बना दिया है ना। सो निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिवर्तित नहीं हो जाएगा। भाई तू पुलिस अधिकारी ही है, डायलेमा में मत जा, ठीक है। तू पुलिस अधिकारी ही है, भले सस्पेंड हो गया, ठीक है। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार, एवरी एक्ट, एवरी पावर और स्पेशल जो स्पेशलिटी, स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ है वो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित है, प्रास्थगित रहेंगे। इट विल बी इन अबेयांस, निलंब, आई थिंक इन लिम्बो,
अबेयांश में चला जाएगा, प्रास्थगित हो जाएगा। अबेयांश का मतलब समझते हैं, स्थगन टाइप का स्थिति हो जाता है, दैट रिमेन्स स्थगित, ठीक है, तो वो प्रास्थगित रहेंगे। किंतु 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 वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शक्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा, रहोगे उन्हीं अथॉरिटीज के अंडर में। यानी कि अथॉरिटी वाला जो कंट्रोल है ना, वो बना रहेगा, वो गायब नहीं हो जाएगा। स्पेशल स्टेटस लिम्बो में चला जाएगा, एक्ट्स लिम्बो में चले जाएंगे, पावर लिम्बो में चला जाएगा, लेकिन कंट्रोल में फिर भी रहोगे, कंट्रोल में फिर भी रहोगे। मानो वह निलंबित नहीं हुआ है, इट इज अ लीगल फिक्शन। यह एक विधिक परिकल्पना है कि मानो वह निलंबित है, निलंबित, लेकिन क्या कह रहा है, मानो वह निलंबित नहीं हुआ। इट इज अ लीगल फिक्शन, विधिक परिकल्पना है ये क्या है, विधिक परिकल्पना। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना का पद त्याग नहीं कर सकेंगे। एडवांस नोटिस, रिजाइन मारने का मन कर गया है, हमको नहीं करना है सर्विस, मारो रिजाइन, तो 2 महीना पहले नोटिस दे दो, 2 महीना पहले नोटिस दे दो, जाओ रिजाइन मार के घर। अब सर्विस से मन उब चुका है, रिजाइन करने का मन कर रहा है, एडवांस नोटिस ऑफ 2 months आर रिक्वायर्ड। 2 महीने का एडवांस नोटिस चाहिए ही चाहिए। जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे, एक्सप्रेसली अलाउ न करे, एक्सप्रेसली अलाउ न करे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए खुद से डिटैच नहीं हो पाओगे, अपने ड्यूटीज से, अपने कर्तव्यों से। स्पेशल स्टेटस मिला है, हैं? अपने मन से कैसे तुम डिटैच कर लोगे उस चीज से? नहीं कर सकते भाई, लॉ तो परमिट नहीं करता, ठीक है। सो प्रत्याहृत या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्याग पत्र देने के आशय की लिखित सूचना, किस सूचना की बात कर रहा है, लिखित, एक्सक्लूसिव मेंशन है, मौखिक से काम चलने वाला नहीं है। 2 मास से अन्यून, अन्यून का मतलब 2 महीने से कम नहीं, अवधि के लिए न दे बिना जिला अधीक्षक की इजाजत के त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है आप कि बिना 2 महीना का प्रायर रिटर्न नोटिस दिए हुए और आप अपने को रिजाइन मान लें, संभव ही नहीं है। लॉ इज नॉट परमिटिंग यू। यहां तक मेरे साथ पक्का? ऑनलाइन में जल्दी से कमिंग टू सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10 को देखते हैं। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। अब पुलिस वाला भी है, ठेका भी खोल लिया, पावर है, प्रभाव दिखाया, ठेका ले लिया, ले लोगे, अन्य नियोजन में नहीं लगो। जब तक कि महानिरीक्षक का ऐसा करने के लिए अभिव्यक्तता, एक्सप्रेसली उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे भाई, आज्ञा नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर पाओ। अगर दे देता है एक्सप्रेसली तो बड़ी अच्छी बात है, कर लो, ठेका खोल लो लेकिन अगर नहीं देता है तो पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगे। आई हैव सीन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा है जहां एक व्यक्ति एक क्लर्क था सिविल कोर्ट में, और अपने पत्नी जो उसकी एडवोकेट है, और उसके साथ उसने कुछ अमेलगमेशन किया एक चिटफंड कंपनी का पैसा लेने के लिए, और उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला, उसको डिसमिस कर दिया गया। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति होता है। लोग सोचते हैं कि पत्नी से काम करा ले,
बैकडोर से, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर परव्यू में आ गए, पकड़ में आ गए, जद में आ गए ना, तो लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप पुलिस वाला हैं, उसका रौब दिखा के और पत्नी को आगे करके काम कर रहे हैं। अगर पकड़ा गए तो फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है? हाँ, अगर दे दे एक्सप्रेसली तो बिल्कुल दे सकता है। अगर वो चाहे तो दे सकता है। उसे लगता है कि वो एक्स्ट्रा पद नहीं है तो दे सकता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में है, नियोजन से भिन्न है, तो वो कतई नहीं देगा, कतई नहीं देगा। क्योंकि देगा तो अपने को फंसाएगा। ये बड़ा तेज कभी कभी भागता है। 11 रिपील्ड है, रिपील्ड है। 12 महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। कोई भी अधिकारी जिसमें नियम बनाने की शक्ति होती है, जो रेगुलेशन बनाता है, जो नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, वो हमेशा विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है। क्या ऐसा कुछ लिख रहा है? पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन से, उन स्थानों से जिनमें बल के सदस्य निवास करेंगे, रिसाइड करेंगे, और बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवा, विशिष्ट सेवा से उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुधों, साज सज्जा और अनावश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण एंड संसूचना, संग्रहण और संसूचना से संबंध ऐसे आदेश और नियम। दो बातें कर रहा है, आदेश और नियम, जिन्हें वह समीचीन समझे, आवश्यक समझे, एक्सपीडियंट समझे, और पुलिस बल से संबंध ऐसे सब अन्य आदेश, सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए, कुछ मिसयूज ना हो जाए, कुछ मिसयूज ना हो जाए, राइट, या फिर उसके निवारण के लिए, ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर जो भी आवश्यक है, जो भी वो एक्सपीडियंट समझ रहा है, नेसेसरी समझ रहा है, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय समय पर बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट ले लिया, रूल्स बना दिए, रूल्स बना दिया। यहां तक मेरे साथ पक्का? तेरह, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। कुछ लोगों को बड़ा बॉडीगार्ड रखने का शौक होता है ना? 10 ठो बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना? फैशन होता है कि नहीं? चाहिए एक, या चाहिए एक भी नहीं, लेकिन चाहिए, स्टेटस है भाई, है ना? तो व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक या किसी उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए, सारे पदों का नाम ले लिया, और जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन, जनरल ऑर्डर, जनरल डायरेक्शन, बेटर टू से जनरल डायरेक्शन, अधीन रहते हुए यह विधि पूर्ण होगा। इट विल बी लॉफुल, इट विल बी लीगल। यह लॉफुल माना जाएगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर अब अप्लाई कर दिया कि मुझे 10 फोर्स चाहिए मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। भाई हम बाहुबली हैं, हमें 10 आदमी चाहिए सुरक्षा के लिए, ठीक है? उसके आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए
फॉर दैट टाइम उचित समझा जाए, पुलिस अधिकारी को कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे। ऐसा बल अंततः जिला अधीक्षक के आदेश के अधीन होगा। जिला अधीक्षक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। अब लिए हो जिम्मा 10 फोर्स रखने का, शौक है कि 10 आगे पीछे मेरे घूमे, तो भार भी उठाओ। लॉजिक तो यही कहता है। पता चला कि अगर भार नहीं उठाना रहा ना, तो हर आदमी कहेगा कि मुझे 4 बॉडीगार्ड चाहिए, बड़ा खतरा है मेरे जान को। सोच के देखो, लॉजिकल है ना। परंतु प्रोवाइजो है ये, परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजन किया गया है, उस व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा, यानी कि लॉफुल होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को 1 मास की लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार का प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहृत किए जाए। भाई थक गए हम खर्चा उठा उठा के, अब हटा लो, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। हटाओ जल्दी इनको। 1 मंथ नोटिस, 1 मंथ नोटिस। और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवसान पर अवमुक्त हो जाएगा। अब उसने सूचना तो दे दिया, सुपरिटेंडेंट साहब मिस कर गए कि करना था कि नहीं करना था। तो यहां क्या कह रहा है, ऐसी सूचना के अवसान पर 1 महीना बीत गया, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज्ड, अवमुक्त हो गया। जाओ भाई, 1 महीना बीत गया, मैंने नोटिस दे दिया था, अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को बैठा के खिलाऊं, जाओ यहां से जल्दी। डिस्चार्ज्ड। ठीक है, यहां तक मेरे साथ पक्का। चलो, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। रेल, अच्छा ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको यूपी पुलिस का बंदा अक्सर दिख जाएगा घूमता हुआ ना, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता होगा, बहुत दिखता होगा। अरे अभी 2 गए, फिर पीछे से 2 गए, तो अक्सर ही दिख जाते हैं। मैं तो जब जर्नी करता हूं यूपी पुलिस का बंदा न दिखे, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, जब भी मैंने ट्रेन से ट्रेवल किया। ठीक है, तो अतिरिक्त बल की नियुक्ति कहां कहां नियुक्त किया जाएगा, क्यों क्यों नियुक्त किया जाएगा? जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोकक्रम पब्लिक, समथिंग पब्लिक का वर्क हो रहा है ना, पब्लिक वर्क की बात कर रहा है, या कोई विनिर्माणशाला, वाणिज्यिक समुत्थान, कोई विनिर्माणशाला यानी कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी का, हाँ, या समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए। अच्छा, सेंटर लेवल पे आप लोग को पता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट को देखने का जिम्मा किसका है? किसके जिम्मा? CISF, वेरी राइट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट राज्यों के भी सेंस में रखा गया। मेरा तो मानना है कि जैसे CISF सेंटर में है, हर स्टेट में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्पेशली बनाना चाहिए। बिहार चले जाओ, जहां काम होने लगता है नक्सली का फरमान आ जाता है, इतना लेवी चाहिए हमें, इतने लाख पहुंचा दो नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। वी हाईली नीड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर एवरी स्टेट। मुझे अगर कोई कंसल्ट करता स्टेट गवर्नमेंट, तो मैं तो जरूर कहता कि एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरह आप स्पेशल फोर्स बनाओ, पुलिस ना भेजना पड़े, पुलिस ना भेजना। भाई पुलिस को पुलिस वाला काम के लिए रहने दो, ठीक है। क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को यह प्रतीत हो कि ऐसे कर्म, विनिर्माणशाला, समुत्थान या नियोजित व्यक्तियों में के आचरण या ऐसे आचरण के युक्ति युक्त आशंका, इवन रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात कर रहा है।
युक्ति युक्त आशंका, डर है कि कहीं नक्सली कुछ मांग न ले। रीजनेबल एप्रीहेंशन, नक्सली खंड में काम चल रहा है, रेल का, नहर का, विनिर्माणशाला का, समुत्थान का, तो क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन पे भी वो डिमांड कर सकता है पुलिस के बल को, या महानिरीक्षक को रीजनेबल एप्रीहेंशन पे वहां डिप्यूट कर सकता है, लगा सकता है पुलिस बल को? तो लगा सकता है, वेरी वेल लगा सकता है। ठीक है, ऐसे आचरण की युक्ति युक्त आशंका के कारण ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है। इट इज नेसेसरी, आवश्यक है। तब महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा, लॉफुल होगा कि वह राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान में अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त कर दे, डेप्यूट कर दे। इफ रिक्वायर्ड डू इट, इफ रिक्वायर्ड डू इट। ठीक है, और जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक उसे वहां नियोजित रखे। बीच में ही मत हटा लो भाई, बड़ा डेंजर एरिया में काम हो रहा है। तो जब तक रिक्वायर्ड है वहां फोर्स को डेप्यूट रखो, फोर्स को डेप्यूट रखो। जिस व्यक्ति के हाथ ऐसे कर्म विनिर्माणशाला या समुत्थान के चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा। अब कोई पर्सन कंसर्न्ड में उसमें इसके विधियों का नियंत्रण है, अभिरक्षा है, यानी कि कस्टडी जिस व्यक्ति के हाथ में है, द वन हु इज रेस्पॉन्सिबल। फोर्स गया, डेप्यूट कर दिया गया, अब जिसके कंट्रोल में है, जिसके हाथ में है, उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो गया है, संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश दें। तो अगर लगता है कि नहीं 10 पुलिस से काम नहीं चलेगा, 5 और भेजिए, तो ही विल सेंड, एंड तदुपरि ऐसा व्यक्ति तदनुसार सदाय करेगा। ही विल कंट्रीब्यूट, ही विल कंट्रीब्यूट। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, धारा संख्या 15। धारा संख्या 15, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा ऐसी अन्य रीति में जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, स्पेसिफाई करे, मेंशन करे, या घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है, इफ इन डेंजर, ऐसे क्षेत्र के निवासियों, उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह समाचीन हो गया है, एक्सपीडिएंट, आवश्यक हो गया है, समीचीन हो गया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, तो बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यहां तक मेरे साथ सारे लोग मेरे साथ, यहां तक ऑनलाइन में भी? जल्दी से चलो। तो 15 हम लोगों ने देखा। क्लॉज 2 क्या कह रहा है 15 का? क्या हुआ, कोई दिक्कत? तदुपरि पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, ऑथोराइज्ड, राज्य सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। रिक्वायर्ड लग रहा है कि और बल चाहिए, और बल चाहिए, राज्य सरकार की मंजूरी लीजिए और बल डिप्यूट कराइए, और बल डिप्यूट कराइए। ठीक है, इस धारा की उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
बड़ी मुश्किल है। इसलिए दंगा फसाद अपने एरिया में मत करिएगा। पुलिस बल डिप्यूट होगा, खर्चा आप ही पे गिरने वाला है। खर्चा कौन देगा? पब्लिक देगा, क्योंकि डिप्यूट किया गया है आप लोग की शांति व्यवस्था के लिए। इसलिए दंगा फसाद झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, अच्छे सिटीजन बन के रहेंगे। ठीक है, पक्का? जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, अगर उसे नेसेसरी लगता है, जरूरी लगता है, इफ ही फील्स इट नेसेसरी, ऐसे खर्च का प्रभाजन, प्रभाजन का मतलब क्या हुआ? हटा लेना। प्रभाजन का मतलब हटा लेना, उन निवासियों के बीच करेगा, उसे वहन करने के दायित्व, सॉरी बांटना, बांटना। प्रभाजन मतलब बांटना। दायित्वाधीन है जिन्हें ठीक उत्तरवर्ती उपधारा के अधीन छूट नहीं दी गई है। अब 100 एकड़ जमीन जोत रहे हो, हाँ, चारों ओर फोकस बनाए हुए हो कि 100 एकड़ जमीन जोतता हूं मैं। अब तुम्हारे जिले में अशांति फैली है तो खर्चा भी उठाओ। अब तुम कंपेयर करोगे कि इंदिरा आवास वाले को भी उतना ही पे करना पड़े जितना हम पे कर रहे हैं, तो ये जायज होगा? बेचारा वो खुद ही इंदिरा आवास लेके मकान उसका मिला है किसी तरह से, तो ये जायज नहीं होगा। तो जो बियर कर सकता है उससे बियर करवाया जाए। ठीक है, छूट नहीं दी गई है, ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र में उनके साधनों के बाबत मैजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने निर्णय कर दिया कि हर आदमी पे खर्चा 10-10 हजार रुपया आता है, फोर्स को रखने का, तो हर आदमी को 10-10 हजार पे करना पड़ जाएगा। तो सर ये तो बड़ा नाइंसाफी है। वो गरीब का क्या होगा जो इंदिरा आवास का मकान लेके रह रहा है? खुद ही इंदिरा आवास से सरकार के मद से पैसा लेके मकान बनाया, किसी तरह जीवन यापन कर रहा है, गरीब है, मजदूर है, वो 10 हजार कहां से देगा? सोचने की बात। अगला क्लॉज देखते हैं। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को क्या दे दे? पावर है। मैजिस्ट्रेट को पावर है कि उसे लगता है कि भाई इसको छूट दे दो, बड़ा गरीब आदमी, तो उसको छूट दे सकता है। पक्का? यहां तक मेरे साथ? इस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह काल अवधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त रहेगी। इंटायर पीरियड की बात कर रहा है, ऑल द पीरियड, जो उद्घोषणा के पश्चात जो भी पीरियड है वो सारे पीरियड को काउंट कर रहा है इसमें। वह किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी, खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट को लग गया कि भाई अब जरूरत नहीं है वहां फोर्स को फर्दर डिप्यूट करने का, तो उसको प्रत्याहृत कर सकता है, हटा सकता है ना? रखने का क्या मतलब है? शांति व्यवस्था कायम हो गई, फोर्स को बैक कर लो, वहां रखे रहो रखे रहो, और जो वहां के रहने वाले हैं उन पे भार बढ़ाते रहो, खर्च बढ़ाते रहो उन पे, है तो ये तो गड़बड़ होगा ना। तो सरकार का काम है कि भाई उसको प्रत्याहृत कर ले, और कालावधि या कालावधियों के लिए समय समय पर चालू रखी जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करना ठीक समझे, स्पेसिफाई करना ठीक समझे। यहां तक मेरे साथ? स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका मकान आपके गांव में है, यूपी में, रिसाइड करते हो दिल्ली में, और एक एजेंट बिठा रखा है। क्या बिठा रखा है? एजेंट, नौकर वगैरह, एजेंट बिठा रखा है।
या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अधिभोग में रखते हैं, अधिभोग में रखते हैं या धारण करते हैं, और वे भूधारक हैं। पोजेस द लैंड, पोजेस द लैंड, भूस्वामी है, भूधारक है। जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों के अधिभागियों से स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा भाटक संग्रहित करते हैं, इस बात के होते हुए भी कि वे वस्तुतः वहां निवास नहीं करते, दिल्ली में निवास कर रहे हैं, हाँ, फार्म हाउस बना लिया है देहरादून में, वहां नहीं रहेंगे, बड़ी गर्मी लगती है, नैनीताल रहेंगे, जम्मू कश्मीर में भी अब रह सकते हैं भाई, अब तो जम्मू कश्मीर में भी जाके जमीन ले सकता है आदमी, है ना। तो अब जाके हमने वहां एक ले लिया फार्म हाउस, क्या दिक्कत है, निवास नहीं करते, उन लोगों को भी उस एक्सपेंस को बियर करना पड़ जाएगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मैं तो वहां हूं ही नहीं। भाई तू नहीं है, तेरा एजेंट बैठा है, तेरा सेवक बैठा है, लॉ ये भी तो है, एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ये भी तो कहता है। तो आपने एजेंट बिठाया है तो आप पे करोगे, सेवक है तो पे करोगे, राइट। हाँ हाँ, अब आपका बुलडोजर गिरवा के नेस्ता नाबूद कर दिया उसने, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी अब एग्जिस्टेंस में है? बिल्डिंग आपका एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, हाँ जमीन आज भी है। ऐसे सोच के देखो कि बिल्डिंग ही खत्म हुआ है ना, ईंटा ढो के तो सरकार ले नहीं जाएगा आपका। उस स्थिति में भी अगर आपका एजेंट वहां है तो भी आप पे करो, ठीक है। देखिए बिल्डिंग का गिरना, बुलडोजर से गिरवा देना, ये एक अलग तरह का मसला है, ठीक है, वो कुछ सर्टेन एक्ट्स के लिए है, ठीक है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च देने की फिक्स की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, निवासियों 15 का, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। प्रतिकर कंपनसेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कंपनसेशन की बात कर रहा है। यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषण या उद्घोषणा प्रदत्त है, ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण, रॉन्ग एक्ट, दुराचरण मतलब रॉन्ग एक्ट, या ऐसी कोई मृत्यु या घोर उपहृति या संपत्ति की हानि या नुकसान उद्भूत हुई है, पैदा हुई है, संपत्ति का नुकसान पैदा हो गया, राइट। तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, क्षति की तारीख से 1 मास या ऐसी न्यूनतर कालावधि के अंदर जो विहित की जाए, जो मेंशन की जाए। अच्छा हाँ, अमेंडमेंट में बढ़ा, सॉरी, अमेंडमेंट में बढ़ा दिया गया। तो उस जिले या जिले के उपखंड के जिसके अंदर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मैजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा, लॉफुल, इट विल बी लॉफुल, कि वो मैजिस्ट्रेट से कंपनसेशन के लिए प्रे करे कि भाई मेरा ये क्षति हुआ है, मुझे आप प्रतिकर दिलवा दो, ठीक है, कंपनसेशन के लिए प्रे कर सकता है। तदुपरि जिले के मैजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और चाहे ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन, पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या नहीं, राज्य सरकार की मंजूरी से। स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट का बड़ा रोल है, कई जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट का रोल है, राइट।
मंजूरी से उन व्यक्तियों को घोषित कर दे जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत या उसके कारण क्षति हुई। अब मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर देगा विथ प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि, द अमाउंट जो फिक्स किया गया कंपनसेशन के लिए, वह रीति जिसने उसका उनमें वितरण किया जाएगा, द वे इन विच इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उस तरीके से जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों हो गया वह अनुपात निर्धारित, अब रेशियो की बात कर, वह अनुपात निर्धारित कर दे जिससे वह राशि आवेदक से भिन्न ऐसे क्षेत्र के उन निवासियों द्वारा दी जाएगी, उन निवासियों द्वारा दी जाएगी जिन्हें संदाय करने के दायित्व से छूट ठीक पश्चातवर्ती उपधारा के अधीन नहीं दी गई है। सो ही विल डेफिनेटली फिक्स द रेशियो एंड द अमाउंट, कि भाई कितना अमाउंट किस रेशियो में और किनको देना है। यहां तक मेरे साथ पक्का पक्का ऑनलाइन में चलिए परंतुक प्रोवाइजो अब देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है? परंतु मैजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब तक कि उसकी यह राय न हो कि यथापूर्वोक्त क्षति ऐसे क्षेत्र के अंदर बलवे या विधि विरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई थी, विधि विरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई थी, अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहा है, ठीक है। और जिन घटनाओं में ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति जिसे क्षति उठानी पड़ी हो दोष रहित था। अब जिसे कंपनसेशन मिलना है कहीं वही तो दोषी नहीं है भाई, वो दोष रहित होना चाहिए ना। अब वो खुद ही दोषी है तो क्या कंपनसेशन मिलेगा क्या? नहीं। गर्मी लग रही है इस कम कर लीजिए आप। नहीं होता है? माय गुडनेस। हाँ, ये अपने आप बढ़ता है क्या? चलो सह लो, सह लो, ठीक है। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे कंपनसेशन, ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाव को छूट दे दे। अथॉरिटी है कि वो उसे लगता है उस अथॉरिटी को कि भाई ये इसको माफ कर दिया जाए तो वो माफ कर सकता है कि तुम्हें नहीं देना है, प्रतिकर में तुम्हें संदाय नहीं करना है, ठीक है। एंड जिले के मैजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश उस खंड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अध्ययन होगा। पुनरीक्षण, पुनरीक्षण समझते हैं? माने वो भी अवलोकन करेगा, दोबारा उसकी जांच करेगा एक तरह से, ठीक है। पुनरीक्षण के अधीन होगा किंतु यथापूर्वोक्त के सिवाय वह अंतिम होगा। पहले जितनी बातें कही गई हैं उसके सिवाय क्या होगा? इट विल बी फाइनल, इट विल बी फाइनल। ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है। अब कंपनसेशन डिसाइड हो गया, प्रतिकर निर्धारित हो गया,
सिविल वाद, बार टू सिविल रेमेडी। सिविल रेमेडी पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया। स्पष्टीकरण, इस धारा में निवासियों शब्द का वही अर्थ है जो ठीक पूर्ववर्ती धारा में है। प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में जो निवासियों का मतलब है, सेम मतलब है। 16 कहता है कि 13, 14, 15, 15 क के अधीन संदेह धनराशि या धनों के वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन। कैसे व्ययन होगा, कैसे? हाँ, धारा 13, 14, 15 और 15 क के अधीन दे सब धन जिले के मैजिस्ट्रेट द्वारा, किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट द्वारा, उस रीति में जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386, 386 और 387 द्वारा जुर्मानों की वसूली के लिए उपबंधित है। अब कुछ लगाया गया फाइन, माने प्रतिकर देने के लिए, और आप पे नहीं कर रहे हो, तो भाई कुछ हिसाब किताब उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के देखिए। आप पे सरकार लगाई कि आपको ये अमाउंट पे करना है एज ए कंपनसेशन, और आप पे नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो उसके बदले में मिलना चाहिए ना, रिवार्ड। तो 386 87 के तरह क्या हो जाएगा? वहां क्या प्रावधान है? फाइन पे नहीं करने पे क्या करना पड़ता है? हाँ, सजा। तो सजा का व्यवस्था। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ, 300। हाँ, वो पुराने वाले के बारे में बोल रहा है। और 1973 हो गया। हम्म। पनिशमेंट वाला, पनिशमेंट जहाँ कन्वर्जन होता है ना फाइन में, हाँ उसी में गाइड होगा। तो मैं सेक्शन आप लोग को मेंशन कर दूंगा, ठीक है? उसको देख लेंगे, सेक्शन मेंशन कर देंगे, ठीक है? इसमें पुराना वाला दिया हुआ है ना। हाँ। ये क्या हुआ? तो आज के लिए लास्ट सेक्शन रखते हैं, ठीक है? काफी गर्मी भी है, पता नहीं क्यों ये ऐसी, मेरी भी हालत खराब हो रही है। हाँ, नहीं मेरी भी हालत खराब हो रही है भाई, ये भी बहुत गर्म है सही है। हम्म। हम्म। हाँ, देखिए, द मेन थिंग इज कि पुलिस गाइड होता है रेगुलेशन से, रेगुलेशन बनता है अधिनियम के तहत। पावर कहां से मिलता है रेगुलेशन बनाने का? रेगुलेशन बनाने का पावर हमेशा अधिनियम से मिलता है, एक्ट से मिलता है। तो ये उसका सुपरसीडिंग बॉडी है। मैंने स्पीसीज जीनस का जो कॉन्सेप्ट समझाया। हाँ। हम्म। हाँ, तो फिर वो स्पेसिफिक सेंस सेक्शन आप मेंशन करोगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो करेक्शन वाला दिया रहता है। आप देख ले। 1974 के अधिनियम संख्या 2 की धाराएं 421 422, जो 386 387 था, वो क्या है? 421 422, चेंज वही। दैट्स। अब आते हैं विशेष पुलिस अधिकारी पे, स्पेशल।
समथिंग स्पेशल। जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली या बलवा या शांति भंग हुई है, या युक्ति युक्त रीजनेबल रूप से होने की आशंका है, एप्रीहेंशन है कि ऐसा हो सकता है, शांति के परीक्षण के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसा विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, इवन ऑन रीजनेबल एप्रीहेंशन, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन है तब भी शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिक पूर्ण होगा। इट विल बी लॉफुल। किसके लिए? किसके लिए? निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न, माने उससे निम्न नहीं होना चाहिए। रैंक जो होगा वो उससे नीचे नहीं होगा। कितना होना चाहिए? कम से कम ही शुड बी एट लीस्ट ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। निरीक्षक के रैंक का होना चाहिए। तो क्या सब इंस्पेक्टर होगा इस हिसाब से? इंस्पेक्टर, ठीक है। विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मैजिस्ट्रेट से क्या करे? आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी, जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करें, ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि वह आवश्यक समझे, जैसा उसको उचित लग रहा है, आवश्यक लग रहा है, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएं। क्या करेगा इसके लिए? वो आवेदन करेगा। किसको करेगा? किसको करेगा? और जिस मैजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है, जिस भी मैजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है, जब तक कि इसके प्रतिकूल कारण दिखाई न पड़े, आवेदन का क्या करेगा? अनिवर्तन करेगा। यानी कि ठीक है, यहां तक मेरे साथ पक्का? आज अब यहीं रहने देते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल रेफर द इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज जो रेगुलेशन का इंपॉर्टेंट है ना, सीधे उसी पे जंप करेंगे। देखिए मेरे पास 3 क्लास है, आज एक क्लास खत्म और 2 क्लास है मेरे पास, टोटल 3 है। 2 क्लास, अगले क्लास में एक्ट अमेंडमेंट देख लेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा उस दिन सेकेंड डे, तो हम उसमें आपको रेगुलेशंस में फटाफट थोड़ा स्पीडली चलना होगा भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो होप आज का सेशन ठीक रहा आप लोगों के लिए। थैंक यू।